नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है रानीगंज के क्रांतिकारी विधायक श्रीमान धीरज ओझा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया आपका। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव का मध्यम वर्गीय परिवार का किसान का पुत्र राजनीति में कैसे आ गया? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी 7 बजे सुबह में पहुँचा हूँ। मैं आपसे कहना, जब मैं बचपन में 1993 की बात बताना चाहता हूँ। एक बार तिलक कॉलेज छात्रों का मामला था। वहाँ पर बिल्डिंग बनी नहीं और 20 रुपया लिया जाने लगा। उसमें 20 रुपया बहुत था। तो मुझको सब लोग कहे कि छात्र कहने लगे कि कैसे 20 रुपया लगा नहीं और इसको कैसे लगा। मुझको लगा ये भ्रष्टाचार है। तो मैंने आंदोलन की शुरुआत उसी से किया 1993 के, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि प्रिंसिपल को झुकना पड़ा, मैनेजमेंट को झुकना पड़ा, छात्रों को 20 रुपया उनको लौटाना पड़ा। तो मेरा मन बढ़ा। दूसरी बार हमने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा था। वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के, आरएसएस के बहुत बड़े घर में सुनते थे उनके बाद पिताजी की बातें। तो मन हुआ। हमारे पास गांव में पैतृक जमीन बहुत है, शहर में भी है बहुत। उसके कारण हमारे गांव के लोग, कुछ लोग, पिताजी अकेले थे, कुछ बात थी, तो उन्होंने कहा एक बेटा नेता वकील बनना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से मैंने कहा चलो ठीक है, नेतागिरी में आना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई करते करते विद्यार्थी परिषद में आ गया। मैं इकाई का अध्यक्ष हुआ, नगर महामंत्री हुआ विद्यार्थी परिषद का। 2 साल मेरा बैक हुआ था राजनीति में। मैं एक कोर्स करने बाहर चला गया था, सर्वेयर का। उसके बाद मैं फिर आया, फिर मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हुआ। फिर एक मन हो गया कि जनता को न्याय कैसे दिलाया जाए, गरीबों को न्याय कैसे दिलाया जाए, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत उत्पीड़न उस समय था। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 में आई, मैंने देखा तो मुझको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। बिजली नहीं मिलती थी, छात्रों को लाठीचार्ज होता था, बहू बेटियों को, बहन जो पढ़ने जाते वो दुपट्टा खींचा जाता था। मैंने देखा, अपने बगल में भी मैं देखता था। मैंने कहा इसके लिए मुझको आवाज़ उठानी चाहिए। फिर हम आवाज़ उठाते चले गए। एक मन भी लगने लगा राजनीति में। एक बड़ा अच्छा ये था कि जब मैं राजनीति में शुरुआत किया तो चाहे हमारा कचहरी में, मैं अधिवक्ता भी हूँ, कचहरी में भी जी आंदोलन होता, अधिवक्ता उसमें भी साथ देता, और जिस पे ऊपर हाथ बालाजी कृपा से माबराही हो जाता, वो चुनाव जीत भी जाता था। नगर पालिका का चुनाव, उसमें भी सहयोग करता था, सभासद, मतलब हमारे कई बार के अध्यक्ष हैं हरिप्रताप जी, उनके साथ रहना, हमारे पेड़ा सोद गणेश नारायण मिश्रा जी, उनके साथ। वो भी कहे कि राजनीति में आओ, आगे बढ़ो। तो हम लोग राजनीति में आए, उसमें मध्यम वर्गीय परिवार में। और निश्चित है उस दिन से मुझको मन हुआ कि मुझको सबको न्याय दिलाना है, सबको न्याय दिलाना है। और न्याय दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया सड़कों पर। और निश्चित उसी दिन मैं राजनीति में पूरा। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कभी मैं पदहीन नहीं रहा। जब से मैं राजनीतिक शुरुआत की, मैं हरदम पद पे था। मैं जिला अध्यक्ष था 3 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का, लगातार युवा मोर्चा जी। उसमें मैंने लाठी भी खाई। तिरंगा 2011 में जाके वहाँ फहराया भी, लाल चौक पे, कश्मीर में गए। मतलब हर जो पार्टी का कार्यक्रम उस समय मिलता था, हर कार्यक्रम में मैं बहुत तेज, पार्टी का जो आदेश होता था, उस समय पार्टी हमारी सत्ता में नहीं थी, लेकिन जो भी कार्यक्रम आता मैं नंबर 1 करने का प्रयास करता था और मैं कराता था। भाजपा यहाँ पर सबसे बड़ा संगठन उभरा विपक्ष का, और मुझको गर्व होता है कि मेरे कई प्रेरणास्रोत नेता भी युवा निकले।
मेरे संघर्ष को देखकर, चाहे एमडीपीजी में निकले नेता देखकर, चाहे जो है प्रतापगढ़ जिले में निकले, लेकिन निकले कई नेता युवा। और मैंने एक बहुत बड़ा जाग के मैंने युवा मोर्चा को खड़ा किया। फिर उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्ष बना। उसके पहले काशी क्षेत्र का प्रभारी भी था युवा मोर्चा, अमेठी का जिला प्रभारी भी था, सदस्यता प्रमुख बना, लोकसभा संयोजक बने। मैंने पार्टी में हरदम पद पे थे। थाने का घेराव का अभियान का मैं था सदस्यता प्रमुख। यहाँ 20,000 सदस्यता थी पार्टी की। हमको दायित्व मिला कि सदस्यता आपको बढ़ाना है 1 लाख। हमने कहा 1 लाख नहीं, मैं 2 लाख नहीं, 2,40,000 मैंने सदस्यता यहाँ पर कराया। पार्टी को मजबूत किया यहाँ पर, और उसका लाभ 2014 में माननीय मोदी जी की जब लहर आई, उसका लाभ मिला बिल्कुल जब गए तो। फिर आप समझ लीजिए कि जिला पंचायत सदस्य पार्टी ने एक, हमारे माननीय ओझा जी जो गुजरात से आए हैं, प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आके इसने होटल बैठक में कि जो लड़ेगा चुनाव जिला पंचायत उसी को हम टिकट देंगे। मैंने चैलेंज स्वीकार भी कर लिया। सब लोग कहे धीरज ओझा फंस गए। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो जिला पंचायत रानीगंज से लड़ेगा उसको हम रानीगंज से टिकट उन्होंने देंगे। सभी वरिष्ठों से कहा, जी। सब बैठक लिए थे, उन्होंने कहा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़के जो जीतेगा हम उसके ऊपर विचार करेंगे टिकट में। अच्छा। उन्होंने ये कहा, तो बहुत लोग भग गए उसमें। लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा पहली बार। पर गांव में मैं, मेरा अभियान समझ लीजिए, मैं शहर की राजनीति ज़्यादा करता था, लेकिन गांव में पहली बार मैं चुनाव लड़ने गया। केवल 20 दिन में चुनाव लड़ा, 20-25 दिन बस। सूचना जारी हुई, 25 दिन में मैं गया और देखा, मैं तो कहा फंस गया मैं आकर। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारते। थोड़ा भाई पिताजी को संघर्ष करते हुए देखकर, और निश्चित मैं हिम्मत नहीं हारा मैं, और निश्चित है उस दिन मैंने कहा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव में लड़ूंगा, जीतूंगा। उगता हुआ सूरज हमको निशान मिला। बहुत विपक्षी लगे, एक से एक वहाँ थे दिग्गज, सब लोग लगे। उस समय वर्तमान में पार्टी में उनका स्वागत है, वो भी हमारे खिलाफ उस समय थे। और लेकिन तब भी मैं चुनाव जिला पंचायत सदस्य, हमको 3 बजे प्रमाण पत्र मिलता है दूसरे दिन, उसमें भी मैं नहीं भगा। सुबह 3 बजे? हाँ, सुबह 3 दिन बाद, 2 दिन तो गिनती हुई जी। तीसरे दिन हमको 3 बजे रात में प्रमाण पत्र रुकवाए थे वो। जी। लेकिन मेरा संघर्ष देख के हार गया प्रशासन, हमको प्रमाण पत्र देना पड़ा। फिर आप समझ लीजिए, मैं वहीं पर कहा विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। 2017 में मैंने तैयारी किया, पार्टी ने हमको भरोसा किया, और 2017 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो राजनीतिक सफ़र हमारा शुरुआत में मैं आपको बताया कि उसी से प्रेरणा मुझको मिली। तिलक कालन जब 20 रुपया वसूला गया, मैंने कहा इसको मैं वापस कराऊंगा चाहे जैसे हो। छात्र था मैं, 16-17 साल का, लेकिन मेरे मन में था कि मुझको वापस कराना है, मैंने वापस कराया। तो उसी से मुझको प्रेरणा मिलती चली गई, और राजनीति का सफ़र शुरुआत मेरी ऐसी हुई। सर, आपने जो बताया और जो हम लोग भी देखते हैं, बड़े क्रांतिकारी नेता हैं आप। आपका हाव भाव, आपकी कार्यशैली सब संघर्षमय रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी 2022 के इस चुनाव में पार्टी टिकट सबसे आखिरी में आपको देती है। क्या कारण है? किसी के पार्टी में आ जाने से ये देरी तो नहीं हुई? देखिए, मैं आपको अभी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व बहुत गहन विचार करता है टिकट देने में। हमारे पार्टी में एक लोग नहीं है कि आप जैसे समाजवादी में अखिलेश को पकड़ लो टिकट मिल जाएगा, यहाँ पर बहन मायावती जी को पकड़ लो टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सब सिस्टम है। काशी क्षेत्र हमारा है, हमारा सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो हर जगह विचार होता है, कौन जिताऊ है, कौन अच्छा है। तो निश्चित है कुछ उनको गलत फीडिंग रही होगी, हो सकता है कुछ बात रही होगी, वो तो पार्टी जाने, हम लोग तो नहीं जानते। लेकिन पार्टी ने हमारे संघर्षों को देखा है, हमारे काम को, रानीगंज की जनता के लिए मैंने काम किया है, और उसके बाद पार्टी ने हमारे ऊपर मुहर लगाई। मैं शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, गृह मंत्री, सबको मैं बधाई देता हूँ कि हमारे ऊपर एक विश्वास फिर से किया है रानीगंज के लिए, और मैं पार्टी के ऊपर खरा उतरूँगा, और रानीगंज में कमल फिर, जनता का जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है
मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने भी कुछ कमाया है। 2017 में तो मैं उससे गया था, लेकिन 2022 में मेरा काम की भी मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन हो रहा है, तो उसका भी फ़ायदा हमको मिल रहा है। और निश्चित है 2022 जो हमको दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा वोट मैं जीतने जा रहा हूँ। ये वहाँ रानीगंज की जनता बाहरी को नहीं पसंद करेगी, रानीगंज की जनता अपने बेटे को पसंद करेगी, किसान को बेटे को पसंद करेगी। रानीगंज में बाहरी आदमी चल के नहीं जा सकता है, ये रानीगंज ने ठान लिया है। सर, देश में सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है और आप प्रदेश सरकार के विधायक हैं, और आप एक ऐसे विधायक हैं जिसकी मुख्यमंत्री जी भी सुनते हैं, तमाम मंत्री भी सुनते हैं। उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पंचायत चुनाव में माननीय धीरज ओझा को अनशन पर बैठना पड़ा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पंचायत चुनाव में देखिए हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जब प्रशासन के लोग किसी बात को, जब उस पर हम लोग बराबर उसको एप्लीकेशन दिया जा रहा है मतदाता सूची के बारे में, हम लोग प्रक्रिया में दे रहे हैं और निश्चित ये नहीं दे रहे हैं कि आज कल कब उसका वो है, कब मुझको देना है, किसी की रिपोर्ट, हम लोग प्रक्रिया में दे रहे थे। तो मतदाता सूची में किसी को अधिकार नहीं कहीं वोट देने का। मतदाता सूची में जो भारत का नागरिक है, अगर भारत का नागरिक है वो तो कहीं पर तोड़ देगा, कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये तो नियम में नहीं है कहीं। तो मैं अपने कार्यकर्ता के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं संघर्ष करता हूँ। और पार्टी हमारा कहा क्यों नहीं हुआ, आपने देखा भी, कार्रवाई भी हुई। तो मुख्यमंत्री जब संज्ञान में आया, सबको संज्ञान में आया, क्योंकि मैं उस समय जा नहीं पा रहा था लखनऊ, मेरी बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, मतदाता सूची के बारे में बहुत गड़बड़ी हो रही थी, मैंने उसकी आवाज़ उठाया, तो निश्चित है वो कुछ मामला हुआ था उसमें। और मैं अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान, उन्होंने हमको बनाया है विधायक ना, मैं खुद नहीं हूँ विधायक, उन्होंने बनाया है ना, तो उनका सम्मान चला गया तो धीरे धीरे क्या करेंगे। तो मुझको उसके लिए जो भी करना पड़े, मुझको जो अच्छा लगा मैंने किया। और आज वो कार्यकर्ता खड़ा तो है हमारे साथ, दाहिने पे तीनों लोग खड़े हैं मतदाता सूची वाले, आज दाहिने बाएं तीनों लोग खड़े हैं। तो अगर न संघर्ष करते तो, ना खड़े होते तो, कहीं बैठने जाते तो, आज वो लोग खड़े मिल रहे हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष कर रहे हैं, वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझको गर्व है अपने कार्यकर्ता के ऊपर, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ। मैं ऐसे नहीं बम्बई दिल्ली से आ गया कि धीरज ओझा टिकट पा के जीत गए। बहुत लोग आते हैं बम्बई, देखिए ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जनों का नाम नहीं बताऊँगा, आप और देखेंगे। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ प्रतापगढ़ थोड़ी अपने पैतृक भवन में छोड़ के जाऊँगा, मुझको यहीं राजनीति करना है, मेरा सब कुछ व्यवसाय भी यहीं है। तो धीरज ओझा तो इसी माटी का है, यहीं पर रहना है। और निश्चित है और मैंने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ा, उसमें जो हुआ आप सब जानते हो, मीडिया के है, हाईलाइटेड मैटर था, सब लोग जानते हैं। उसका भी एक मामला आया था, सब लोग ने, विपक्षी लोग और कुछ लोग, जब ये 27 फरवरी की वोटिंग हो जाएगी तो इसके विषय में आपको बात करूँगा क्या मामला था, वो सब मैं बताऊंगा, मुझको मालूम है, लेकिन 27 के बाद बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके साथ बैठेंगे। सर, क्षेत्र में हम टहल रहे हैं, रानीगंज में हम टहल रहे हैं, हम प्रश्न करते हैं, उसके पहले जवाब आ जाता है कि धीरज ओझा। जनता से पूछते हैं कि इस बार क्या मन है धीरज ओझा, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिससे हम प्रश्न किए कि साहब इस बार क्या माहौल है, विधायक जी आपके क्या कार्य किए हैं, कितना बेहतर कार्य किए हैं। तो उस तबके का ये जवाब था कि साहब विधायक जी तो हमको कभी कभी मोबाइल पे लाइव दिख जाते हैं या उनका कोई ऑडियो वायरल हो के हमारे पास पहुंच जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बहुत देश में काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो इतना काम किया है, सबके लिए योजना बनाई, सबका साथ सबका विकास, जितनी योजना प्रधानमंत्री आवास देने का काम, आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम, किसान सम्मान, सबको किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री से भी आपने देखा होगा कुछ लोग नाराज रहते हैं, पता नहीं क्यों। मुख्यमंत्री जी से हमारे इतने सन्यासी मुख्यमंत्री,
जो सफाई में डांस कराते थे अखिलेश यादव, हीरोइनी के पैसा लेते थे, वहाँ आप देखो, वहाँ हमारा खजाना लूटा जाता था इटावा सफाई में। हमारे मुख्यमंत्री सन्यासी हैं, ऐसा कोई काम, उनसे भी कुछ लोग नाराज रहते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे और तबका आप देखिए, वो हमारे साथ खड़ा है, जो 7 बजे 12 बजे भी दिन में जाना चाहता है, रात में 12 बजे सोता अपने घर पहुंच जाऊं, 1 बजे भी घर पहुंच जाऊं, सही है। और जो सोचता है कि 7 बजे मैं अंधेरा कर दूं, 7 बजे मेरा राज हो जाए, मैं जो हूँ मेरा यहाँ पर होल्ड हो जाए, तो कुछ लोग तो नाराज रहेंगे। सबको तो भगवान जी ने संतुष्ट नहीं किया। प्रभु श्री राम जो आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उनको भी वहाँ पर भगवान थे, उनको मालूम था, उनको भी जनता क्या बोल रही थी। जब भगवान जनता से उस समय हो गए, तो मैं तो एक साधारण और किसान का पुत्र हूँ, और कुछ लोग तो भाई नाराज होंगे। जब आप सत्ता में रहेंगे तो कुछ हो सकता है उनकी पूर्ति ना हुई हो, तो कुछ लोग तो नाराज रहेंगे। लेकिन जो कहते हैं कि फेसबुक लाइव में मैं बराबर कोरोना काल में, हम लोग को कोरोना हो गया, परिवार को, हम जुटे थे, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। मेरे पास वीडियो है, सब दिखाऊंगा। चाहे मास्क वितरण हो, चाहे सैनिटाइजर वितरण हो, विपक्ष भी नहीं दिखा, चाहे छाते का वितरण हो, गमछा का वितरण हो, खाने का भी, हम लोग सब जुटे थे। उनके शादी में जा रहा हूँ, मेरा परिवार, मैं भी जाता हूँ, उनके दुख में जा रहा हूँ। कोई ये तो कहीं ना विधायक नहीं आते हैं, कोई कहा, अब क्षेत्र में बहुत चल रहे हैं, और जगह के लोग कहते हैं विधायक, हमको तो कोई नहीं कहा कि आप नहीं आते हो, मैं तो टहल रहा हूँ ना। ये शब्द किसी ने कहा ही नहीं, ये मुझको सौभाग्य मिला। और ये भी किसी ने नहीं कहा, कहीं पहले कुछ लोग के पास पहले के विधायक मंत्री, लेकिन आप एक गरीब आदमी ही बुलाया, चाहे उसके भी दरवाजे पे आप गए। तो ऐसे लोग जो कह रहे हैं, हो सकता है उनका स्वार्थ पूर्ति न हुई हो, वो जो हमसे अपेक्षा उन्होंने किया था, वो अपेक्षा हमसे न खरे उतरे हो। मैं रानीगंज का विधायक, मेरे लिए सब जनता वही बराबर है ना। एक इतना खास ना हो जाए कि उत्पीड़न कुछ करने लगे और बाद में मेरे ऊपर ब्लेम आए, तो ऐसे लोग भाई कुछ लोग तो रहेंगे ही। सर, आपके क्षेत्र में हम टहल रहे थे रानीगंज में, तो कुछ सड़कों पे काम चल रहा था, कुछ सड़कें बन गई थी, लेकिन जब हम प्रतापगढ़ से जगनीपुर मार्ग पे गए, तो जगनीपुर पहुंचते पहुंचते सर कमर दुखने लगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने 2018 में सड़क पास कराई और सीआरएफ से पास हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने कुछ ऐसा मामला हुआ कि सीआरएफ की सड़क कैंसिल हो गई थी, टेंडर भी निकला था इसको। फिर मैं इसको 2019 में पास कराया, 20 में, लेकिन 17 में के पहले इसका नवीनीकरण हुआ था, सब बता रहे हैं आपको। और नवीनीकरण जब मैं चुनाव लड़ा हो रहा था, तो उसमें ये होता है कि जो 5 साल का गैप होता है तब चौड़ीकरण सड़क होती है, उसमें नियम है। और 17 में नवीनीकरण हुआ था, 16 में चुनाव को वही पहले एक मामला ही फंसा। जब मैंने फाइल वहाँ भेजा मुख्यमंत्री के यहाँ अनुमोदन के लिए, तो वहाँ इसी के लिए कैंसिल हो गई मेरी फाइल। फिर जितना मैंने बढ़ाया था फाइल को, उतनी फाइल फिर कोरोना आ गया, 1.5 साल, फिर फंस गया मामला। उसमें मैं पैरवी नहीं कर पाया न वहाँ। जब कोरोना में सरकार, कोरोना में बचाना है जनता को, तो सरकार इसमें आ गई, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ये सब व्यवस्था, सिलेंडर, मतलब ये सब करना। फिर कोरोना के बाद फिर मैं जुटे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर सड़क मैंने पास करा दिया, उसका पैसा भी आ गया 27 करोड़ की लागत से, और उस सड़क बनने चल रही है, टेंडर भी हो गया। लेकिन आचार संहिता आ गई, एक कपूर गोडा का है, वो कंपनी ने पाया है इसको। और हमारा भी दुर्भाग्य कुछ समझिए कि मैं सड़क करा लिया हूँ, लेकिन अभी बन नहीं पा रही। ये मैं अभी अपना भी कहूँगा, लेकिन जनता को मालूम है कि सड़क पास विधायक जी ने करा दिया है, सरकार ने पास कर दिया है, महाराज जी ने, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने पास कर दिया है। सब लोग अखबार पढ़ते हैं, सब लोगों ने टेंडर देखा है, और गोडा की कंपनी पाई, निर्माण होगा। और निश्चित है ये सड़क इतनी बढ़िया बनेगी कि आपने जो कहा 15 मिनट में आप जब आप निकलेंगे तो जौनपुर आप पहुंच जाएंगे।
गजब की सड़क बनेगी, आप देखिएगा। मतलब क्षेत्र वालों को इस बार चुनाव के बाद निजात मिल इससे जाएगी। तुरंत काम लगेगा। 10 मार्च का रिजल्ट, 15 मार्च से काम लग गया। बहुत बढ़िया सड़क बनेगी, आप देखने आएंगे। और जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, जो न जानते हो, ये सड़क पास है और टेंडर भी हो गया। गोडा की कंपनी पा गई, क्योंकि बड़ा सड़क है, चौड़ीकरण होना है, तो जनता को अभी नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये सड़क पास है। जनता का आपके माध्यम से भी आश्वस्त कर, क्योंकि आप भी चलाएंगे, कि जनता जाने रानीगंज की सड़क पास है। 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो काम स्टार्ट होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, अगर विपक्षी लोग इस बात को करें तो मेरे पास कागज़ है, मैं सब भेज दूंगा जनता के पास, वो देख लेंगे। और जनता सब पढ़ी लिखी, सब जान रही है कि सड़क पास हो गई है। तो विधायक जी ने कह दिया है कि दिलीपपुर मार्ग जो है ये जेल रोड से शुरू होकर जगनीपुर तक 15 मार्च से बनना शुरू हो जाएगी। विधायक जी ठीक है। हाँ। एक प्रश्न मेरा और है सर, आपके इसी विधानसभा में एक पिपरी खालसा ग्राम सभा है। जी सर। उस ग्राम सभा में एक पुरवा है देवन मऊ। उस पुरवा में हम गए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ के लोगों ने हमें एक ऐसी दास्तां बताई, शायद आप तक ये बात ना पहुँची हो। वहाँ के लोगों को पीने की पानी की समस्या है, और ये समस्या आज़ादी के पहले की है। वहाँ एक कुआं है जो गांव से लगभग 500 मीटर दूर है, खेत में झाड़ियों के पास है। चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों और चाहे युवा हों, उनको पीने का पानी वहीं से लेना है। अगर रात में पानी नहीं है तो वहाँ जाएं, वो पानी लें, या फिर वो प्यासे मर जाएं। आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र का ये मामला है, क्या उनको इससे निजात मिलेगी, और क्या कारण रहा कि अब तक उनको निजात नहीं मिल पाई? देखिए, कोई हमको बताया नहीं तबले निजात उनको मिल जाती। और मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारी एक योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, हर घर को शुद्ध पानी पिलाना, जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री जी का हमारे सपना है कि 2024 आ रहा है, उसके पहले चुनाव में हर घर को, अभी बुंदेलखंड बहुत बड़ा काम हुआ, और उस मिशन में पूरा गांव लिया जा रहा है। शुद्ध जल, हम लोग आरओ की टंकी लगेगी, शुद्ध जल पिलाया जाएगा। और निश्चित है प्रधानमंत्री जी का सपना हमारे रानीगंज विधानसभा में पूरा होगा। और आपको लगेगा देवन मऊ भी नहीं, जितने भी ऐसे गांव हैं, हम लोग सब गांव लेंगे, सबका सर्वे भी हो गया है, और उस गांव को विशेष हम ध्यान देंगे कि उसमें जल्दी काम लग जाए। जैसे मैं विधायक बनूंगा, सबसे पहले काम वहीं लगवाऊंगा, और वहाँ जनता को, देवन मऊ की जनता को मैं शुद्ध पानी पिलवाऊंगा। तो मैं आपसे वादा भी करता हूँ, और वहाँ मैं मिलूँगा और उनसे बताऊँगा कि हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। तो विधायक जी ने देवन मऊ की जनता को आश्वस्त कर दिया है कि चुनाव के बाद उनको शुद्ध पीने का पानी उनके घर पे मिलेगा। ठीक विधायक जी? जी। विधायक जी, आखिरी प्रश्न है, जी सर। आपके ऐसे कौन से 3 काम हैं जिनको मुख्य बिंदु बना करके आप चुनाव में रानीगंज में उतर रहे हैं? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा है कि मैंने माँ बराही देवी, कुल देवी, शक्तिपीठ, माँ ने हमको बुलाया है, बराही देवी ने हमको बुलाया, विधायक आपकी टिकट भी वही दिलवाई। फिर से मैं कह रहा हूँ, उनका मैं भक्त हूँ। हमसे अभी काम और कराना चाहती है अपना, जो सौंदर्यीकरण वहाँ हो रहा है, दादूपुर का स्टेशन माँ बराही देवी धाम हो गया। पर्यटन, जैसे विंध्याचल हम लोग दर्शन करते हैं, मैहर, वैष्णो माता, शीतला धाम, सब लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। वैसे माँ बराही देवी में भी जम्मू कश्मीर के लोग भी दर्शन करने आए। यहाँ हर सुविधा, यहाँ पर्यटन का बढ़ावा होगा, लोग होटल बनाएंगे, रोज़ वहाँ पर फूल बेचेंगे, फल बेचेंगे, ढाबा खोलेंगे, ये भी एक रोज़गार भी मिलेगा और लोग दर्शन भी करने आएंगे। ये करना है। देवी माँ ने हमसे, मैं उनका बेटा हूँ, अपने बेटे से कराना चाहती, मैं भक्त भी हूँ। दूसरी बात, मेरा स्टेडियम बनवाया नजियापुर, हमारा युवा खेले, बढ़े, फिट रहे, और हिंदुस्तान में रानीगंज का युवा स्वर्ण पदक ले आए, मेरा ये सपना है। औद्योगिक क्षेत्र जो हमने संसारपुर बनवाया, रोजगार पैदा हो। हमारा युवा बम्बई जा रहा है, हमारा युवा दिल्ली जा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता हूँ, उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, यहाँ एक फैक्ट्री थी एटीएल, और समाजवादी पार्टी कहती है रोजगार देने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने
यहाँ पर एटीएल बेचने का काम किया मुलायम सिंह यादव ने, और आज वो बेचारे बेरोजगार हो गए। यहाँ का युवा घर में बेचारे जो नौकरी करते थे, यही प्रतापगढ़ के लोग, उनको अदालत दौड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना पड़ा। ये समाजवादी पार्टी वाले ने किया है। लेकिन धीरज ओझा औद्योगिक क्षेत्र बनवा रहे हैं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री योगी जी बनवा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बना के वहाँ पर फैक्ट्री हमको लगवाना है और रोजगार हमको देना है, ये मेरा सपना है। और मैं सपना जो माँ बराही देवी, शनिदेव महाराज, जो मैं कहता हूँ करता भी हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे। और मेरा एक सपना और है कि यूनिवर्सिटी हमारे प्रतापगढ़ में नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, सरकार ने कर दिया, लेकिन मेरा एक सपना है यहाँ विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मैं अब की बार लग के मुख्यमंत्री जी से, चाहे जैसे हो, मैं विश्वविद्यालय लाऊंगा और निश्चित युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा मैं देने चल रहा हूँ। और निश्चित विश्वविद्यालय बनाऊंगा, मेरा सपना है प्रतापगढ़ में, उसको भी मैं पूरा करूँगा। माँ बराही देवी कृपा से, बालाजी कृपा से सपना जरूर पूरा होगा। सर, आप विश्वविद्यालय की बात करते हैं, इलाहाबाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके बावजूद भी आपकी ही सरकार ने एक विधि विश्वविद्यालय बनाने का और काम वहाँ कर रही है। आपने उनसे नहीं कहा कि हमारे प्रतापगढ़ में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, यहाँ बनाना चाहिए? पहले के, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले के मैंने चिट्ठी भी लिखा है, मैंने कहा है, मैं आपको पत्र दे दूंगा, लेकिन वो पास नहीं। पहले कुछ जगह वो लिए हैं, बाद में उन्होंने, भाई विश्वविद्यालय ऐसी बड़ी चीज़ है कि हर जगह क्राइटेरिया आता है। जैसे एक मुझको पुल बार घाट का बनवाना है तो उसमें 10 किलोमीटर आता है, लेकिन गणित से बनवाया गया, मैं आज पुल बन रहा है। तो वैसे भी इसमें क्राइटेरिया है विश्वविद्यालय में, उसके 60, भाई यहाँ से 60 किलोमीटर है ना, तो क्राइटेरिया है कुछ सरकार की। लेकिन वो गाइडलाइन मुझको कैसे चेंज करा, कैसे मुख्यमंत्री से कैसे कराना है, उसको मुझको मालूम हो गया है। उस बार थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस में घुसा तो, लेकिन थोड़ा मैं अपने आप को मुख्यमंत्री दिया, मैं फेल हो गया इसमें, मैं मानूंगा। लेकिन अब की मैं जान रहा हूँ कैसे कराना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ को हमको देना है, और चाहे जैसे देना है उसको मुझको कराना है, मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा मैं। एक बात आपने कही कि दादूपुर स्टेशन का नाम आपने माँ बाराही देवी के नाम पे कर दिया। आपकी सरकार ने भी कई जगह के नाम बदले। जी सर। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग विकास को नाम बदलने से जोड़ देते हैं? देखिए, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। आप विकास में कर रहा हूँ, मेरी सरकार कर रही है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, जब मुगल यहाँ पर आए और हमारा प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिए, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ कर दिए, मेरा अयोध्या का नाम फैजाबाद कर दिए, और दादूपुर तो वहाँ है ही नहीं है, और उसका नाम देवी मेरी कुल देवी है। ऐसे स्टेशन नहीं हुआ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसका रिपोर्ट लगी है। जहाँ पर दादूपुर स्टेशन था, दादूपुर गांव वहाँ से 2 किलोमीटर है, वो तो पचरास में है, वो गांव जहाँ पर ही है, इसकी रिपोर्ट लगी है। तो लोग गलत बनाते थे ना रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को सही कराने के लिए मुझको करना पड़ा। और हमारी संस्कृति, मुगलों ने जब हमारे देश पे आक्रमण किया, राज किया, तो आज अयोध्या का नाम हमारे मुख्यमंत्री ने किया। कौन गलत किया? प्रभु श्री राम वहाँ नहीं पैदा हुए, अब तो अदालत ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण आप लोगे? और प्रयागराज नहीं था, गंगा जमुना सरस्वती संगम होता है प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद। आप किसने किया था? तो ये कहाँ गलत हो रहा है? तो हमारी संस्कृति है सनातन धर्म को, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, और वहाँ पर धीरज ओझा उनका अनुयायी विधायक है, तो मैं भी वो संस्कृति अपन सनातन धर्म की वापस लाऊंगा। जो मुगलों ने गलत किया है उसको मुझको भारत हिंदुस्तान को धरातल पर, रानीगंज को भी लाकर हमको कराना है इसको। सर, आप युवाओं के बड़े सरोकार हैं, आप युवाओं का बड़ा ध्यान देते हैं। आपने गंगा जमुना सरस्वती की बात की, प्रयागराज की बात की। उसी प्रयागराज में अभी हाल फिलहाल में युवाओं को कमरों से निकालकर आपके सरकार की पुलिस ने मारा। देखिए, इसमें आचार संहिता लगी है, और मैं उस अधिकारी की, मैं उस कर्मचारी की निंदा करता हूं जिन्होंने बहुत घृणित काम छात्रों के ऊपर किया है। देखिए, सरकार कोई नहीं कहेगी छात्रों को मारो, युवाओं को मारो, ये कोई नहीं कहता है, आप समझिए। फिर सरकार एक्शन में आई, आचार संहिता है, हमारे मुख्यमंत्री जी एक्शन में आए, हमारे डिप्टी सीएम आए, सब निलंबित हुए। FIR हुई सबके ऊपर, उनके ऊपर हुई, आपको पता होना चाहिए, पुलिसों के ऊपर हुई।
सब जेल जाने के हाई कोर्ट के स्टे भाग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत काम किया है, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ ऐसे अधिकारी कर्मचारीगण की जिन्होंने बहुत बड़ी घटना किया। हमारे सरकार को कुछ जात विशेष को लोग बदनाम करना चाहे, इस लोग किया। उसमें कौन थे दरोगा, आप देखा होगा कौन सिपाही ज़्यादा थे, अब देखो किस जात के थे, आप जो निलंबित, तो आप देखो ना उसमें वो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते थे और निश्चित उस पर एक्शन भी हुआ। मैं हम लोग छात्रों के साथ हम लोग कभी लाटे और जो वो तो अखिलेश यादव रोज वहीं आप युवा हैं, पब्लिक कमीशन पर लोग सुबह रोज लाठी चलती थी, रोज धरना होता, एक जात विशेष के ऊपर वो क्या नाम है उन्हीं को नौकरी दिया जाए, वो पीसीएस बनाया जाता था। हमारे यहाँ भी एक आ गया था उसी के ज़माने का, तो उसमें क्या होता था आप बताइए। तो लोग ये बात ना करें, हम लोग ने तुरंत ऐसी घटना अब दोबारा ना हो, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लिया है, अब निश्चित अब नहीं होगी। तो आज आप थे हमारे साथ माननीय धीरज ओझा जी, आपने कहा है कि जेल रोड और जगनीपुर मार्ग जल्द ही बन जाएगा और देवन मऊ वालों को पीने का पानी भी चुनाव के बाद मुहैया कराया जाएगा और तमाम ऐसे वादों के साथ आज हमारे साथ आप जुड़े थे।